अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर सलीम एंड यू गाइस आर वाचिंग ताज़ा इकोनॉमी फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, आज से 5 साल पहले यानी 2016 के अंदर पाकिस्तान की जो टोटल वीट की प्रोडक्शन थी वो थी तकरीबन 26 मिलियन टन। वीट क्राइसिस चल रहा है, यानी गंदम के हालात कुछ इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे, प्राइसेस मैसिवली इंक्रीज कर गई हैं, मार्केट के अंदर वीट की शॉर्टेज है। तो मैंने कहा यार इसका कुछ ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसको ड्रिल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आज से 5 साल पहले यानी 2016 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा वीट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड की, यानी 26 मिलियन टन। उस टाइम पाकिस्तान के पास तकरीबन 9.2 मिलियन हेक्टर जो अंडर एरिया कल्टीवेशन था, यानी 9.2 मिलियन हेक्टर्स का एरिया जो जिसके ऊपर गंदम काश्त की गई थी। और अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो तकरीबन पर पर्सन 125 केजी वीट अवेलेबल था, यानी गंदम अवेलेबल। तो यील्ड की बात करें, यानी एक एकड़ से कितनी वीट प्रोड्यूस की जा रही थी उस टाइम पाकिस्तान की तारीख, जिस तरह एरिया अंडर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा था, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा थी, और सिमिलरली पाकिस्तान की जो वीट थी यानी पर एकड़ जो वीट यानी गंदम की पैदावार थी वो भी सबसे ज्यादा थी, वो थी तकरीबन राउंड अबाउट 2.8 to 3 मिलियन 3 टन्स पर हेक्टर। सो दैट वाज अ स्टैटिस्टिक जिस टाइम पाकिस्तान ने अपनी वीट की सबसे ज्यादा सप्लाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रिकॉर्ड की। तब से लेके अब तक पाकिस्तान की जो वीट की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जो वीट की सप्लाई है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर वीट का यानी गंदम का बहरान पैदा हो गया। अब रीसेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 8.65 मिलियन हेक्टर्स एरिया अंडर कल्टीवेशन है, यानी तकरीबन 0.5 to 0.6 मिलियन हेक्टर से एरिया अंडर कल्टीवेशन डिक्रीज होती है। सिमिलरली एरिया तो कम हुआ है, इसके साथ साथ जो आपकी यील्ड है वो भी तकरीबन वहीं पे स्टक कर रही है, यानी जो आज से 5 साल पहले थी 2.8 टन पर हेक्टर, वो तकरीबन अंडर 3 टन पर हेक्टर के करीब ही स्टैंड कर रही है वहीं पे, यानी यील्ड आपकी स्टक कर गई है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2% कंसिस्टेंट पर एनम से इंक्रीज कर रही है, और इसी के होते हुए आपका जो पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो वीट की अवेलेबिलिटी है, यानी पर पर्सन एक पर्सन को कितनी गंदम अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, वो 112 केजी पर पर्सन। पहले कितनी थी 2016 के अंदर, वो थी 125 केजी पर पर्सन। दैट वाज द एनफ। लेकिन 5 सालों के बाद अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, 112 केजी पर पर्सन। दैट वाज मैसिवली लो, तकरीबन 10% का डिक्रीज है, और यही फिगर 1971 यानी आज से 50 साल पहले काउंट की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। शायद यही वजह थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर और नवंबर के दरमियान वीट की जो बेस प्राइस थी वो अनाउंस कर दी थी। मतलब एक लॉन्ग ट्रेडिशन को तोड़ा था, यानी अपनी एक लंबी रवायत को तोड़ा था। पहले क्या होता था, नॉर्मली मार्च से अप्रैल यानी जो वीट की हार्वेस्टिंग के पीरियड से तकरीबन को 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले वीट की प्राइस अनाउंस की जाती, लेकिन इस बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ही वीट की हार्वेस्टिंग से पहले ही वीट की जो फ्लोर प्राइस थी, बेस प्राइस थी, वो अनाउंस कर दी। और सरप्राइजिंगली ये 1400 से एकदम मैसिवली बढ़ा के 1800 पर 40 केजी कर दी गई, यानी अगर एक मन की बात करें तो वो 1400 केजी से 1800 केजी पे चला गया। दैट वाज अ स्टैटिस्टिक। लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन कि गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी और इतना मैसिवली जो वीट की बेस प्राइस थी उसको इंक्रीज कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बात की तो वीट की क्राइसिस के अंदर गंदम की जो क्राइसिस है, गंदम की जो शॉर्टफॉल है, उसके अंदर सबसे मेजर जो रोल है वो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जो 9.2 मिलियन हेक्टर से 8.65 मिलियन हेक्टर तक डिक्रीज कर चुका है। अब वीट की प्राइसेस का इनहांस कर जाना, ऑब्वियसली अगर वीट की प्राइस इनहांस करेगी तो फार्मर्स के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होगा, और वो फार्मर जो पहले गंदम काश्त नहीं कर रहे थे उनके लिए एक पुश बटन तो होगा ना, एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होगा, वो वीट की प्रोडक्शन के अंदर, वीट की कल्टीवेशन के अंदर अपना पार्ट प्ले करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट का वीट की प्राइसेस को एनहांस करने का डिसीजन था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकता है, इसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं, जो इसके मुखालिफिन हैं गवर्नमेंट के कह लें या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, तो उस पर इतराज किया जाता है कि यार आपका जो वीट है यानी गंदम है उसकी जो कल्टीवेशन का सीजन है वो तकरीबन शुरू होता है सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल या मई तक जाता है, और नॉर्मली इस सीजन के अंदर कोई भी कंपेटिटिव जो क्रॉप है वो आप कल्टीवेट नहीं कर रहे होते, कोई भी कंपेटिटिव फसल आप नहीं उगा रहे होते। हाँ, ना तो राइस उस पीरियड के अंदर होता है यानी चावल, ना तो उस पीरियड के अंदर आपका शुगर केन होता है, तो कोई ऐसी कंपेटिटिव फसल नहीं है जो फार्मर को पुश करे कि वो वीट को छोड़ के उस फसल के ऊपर चले जाए। यानी आपकी जो उस कल्टीवेशन पीरियड का, उस क्रॉप पीरियड का मैक्सिमम एरिया ऑलरेडी वीट ने कैप्चर किया हुआ है। तो इस
बेस रेट को बढ़ाने से आप कितना अपना कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज कर सकें, दैट दिस इज द क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन। अब देखना ये होगा कि कितना के एरिया इंक्रीज किया जा सकता है इस गवर्नमेंट डिसीजन से। दूसरी तरफ आप एरिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो 7 मेजर क्रॉप्स है ना, इंक्लूडिंग व्हीट 6 एक तरफ और व्हीट अकेली एक तरफ, उसका जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है इन 6 से सबसे ज्यादा है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार एरिया अंडर कल्टीवेशन इट्स फैक्टर तो है व्हीट के क्राइसिस के अंदर, जो 9.2 मिलियन हेक्टेयर से 8.65 मिलियन हेक्टेयर पे चला गया विद इन अ 5 ईयर, बट इट्स नॉट अ मेजर इशू। द मेजर फैक्ट इज समथिंग एल्स एंड पॉलिसी मेकर्स हैव टू थिंक कि वो फैक्टर कौन सा है। और अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, मतलब कि व्हीट क्राइसिस को गवर्नमेंट के इस डिसीजन से किस तरह कम किया जा सके। अब प्राइस का इंक्रीज कर देना फॉर द एरिया एनहांसमेंट समझ आती है, सर्टेन एक्सटेंट तक हम इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल व्हीट क्राइसिस को खत्म नहीं करेगा, वैनिश नहीं करेगा। तो सवाल पैदा होता है कि भाई व्हीट क्राइसिस फिर कैसे खत्म होगा, गंदम का बहरान कैसे खत्म होगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि व्हीट की क्राइसिस के अंदर सबसे मेजर पार्ट आपकी यील्ड का स्टक कर जाना है। आपकी यील्ड 3 टन्स पर हेक्टेयर स्टक कर गई है पिछले 5 सालों के अंदर। 2016 तक आपकी ग्रोथ हुई थी 26% के राउंड अबाउट यील्ड के अंदर, लेकिन 2016 के बाद आपकी जो यील्ड है वो 3 टन्स पर हेक्टेयर स्टक कर गई है। हमें अगर अपनी डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना है, अगर हमें अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना है ताकि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े, व्हीट क्राइसिस को खत्म करना है, तो हमें कंसिस्टेंटली 3% पर एनएम यील्ड के अंदर ग्रोथ चाहिए। हाँ, अज्यूमिंग कि हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो भी 2% के करीब रहे और हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी जो मैक्सिमम हमारा 2016 के अंदर था 9.2 मिलियन हेक्टेयर, वो भी सेम रहे। देन हमें 3% कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए यील्ड के अंदर, यानी पर एकड़ पैदावार के अंदर, ताकि हम अपनी व्हीट की जो क्राइसिस है उसको मेंटेन कर सकें, उसको कवर कर सकें। देखने में तो अचीवेबल टारगेट लग रहा है, लेकिन डू यू रियली थिंक कि अगर 3% पर एनएम कंसेक्यूटिव ग्रोथ का मतलब है कि आपको तकरीबन 6 से 7 साल के अंदर 23 से 25% इफेक्टिव ग्रोथ चाहिए, 23 से 25% इफेक्टिव ग्रोथ चाहिए आपको 2028 तक, यानी 6 से 7 साल के अंदर अपने अगर अपना व्हीट क्राइसिस को कवर करना है, बाय अज्यूमिंग द फैक्टर कि आपका जो एरिया अंडर कल्टीवेशन वो मैक्सिमम रहे और आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी 2% कंसिस्टेंट रहे। एंड 23 से 25% इफेक्टिव ग्रोथ पिछले आपने 2 से 3 डेकेड के अंदर भी हासिल नहीं की। सो अचीवेबल तो है स्टैटिस्टिकली, लेकिन इट्स नॉट एन इजी टास्क। और इस एरिया के अंदर मतलब जहां पे आपके पास बीजों के लिहाज से यानी सीड्स की डेवलपमेंट या सीड्स की रिसर्च के ऊपर इतना काम नहीं हुआ, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका इतना मैसिव यील्ड के अंदर ग्रोथ लेके आना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो दैट वाज अ स्टैटिस्टिक आई वाज फिगरिंग आउट अकॉर्डिंग टू द व्हीट क्राइसिस के मतलब क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों से गंदम का बहरान यानी व्हीट क्राइसिस को फेस कर रहा है, और हम इसको कैसे कवर कर सकें। दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन टू स्प्रेड द नॉलेज, ताकि आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल behavior, regardless of your political biasness, and so you can clearly evaluate. That's all from my side. If you want to learn the same things, please following my channel and subscribe. Stay tuned with the Taza Economy. Thank you. Allah.